यू आर शोइंग योर इंटेलिजेंस, यू आर डिवाइड ऑफ विजडम, आप बुद्धिमानी से रहित है, आप बुद्धिमान नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा, आपके विरुद्ध जो आ जाएगी समस्या, तो वहां पे क्या हो रहा है कि यही चीज है कि आपका जो एटीट्यूड है वह आपके अगेंस्ट में एक माहौल उत्पन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे एकदम निटी ग्रिटी को पकड़ रहे। रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस समय से नहीं है तो सही किए, ठीक है ना, लेकिन उसको हैंडल करने का जो आपका तरीका वो गलत है। उसका एक तरीका बना हुआ, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है कि कैसे डील किया जाए, उनसे पहले आपको वार्तालाप करना पड़ेगा, उनसे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, उनमें धीरे धीरे उनमें वह व्यवहार कुशलता लानी पड़ेगी, उनमें वह अनुशासन लाना पड़ेगा, तब वो होगा। क्योंकि आपसे पहले भी वहाँ पे बहुत अधिकारी रहे होंगे, वो भी इसको फॉलो किए, ऑब्जर्व किए होंगे, आपके बाद ही बहुत अधिकारी होंगे, वो भी इसको ऑब्जर्व करेंगे। रिमेंबर, लेकिन सिस्टम को सुधारना एक आदमी के वश की बात नहीं है। आप सुधारें बट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो वही मैं बता रहा था कि डोंट बिहेव लाइक अ स्पेशलिस्ट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड, यू हैव टू बिहेव लाइक अ जनरलिस्ट। अब जैसे क्या है, एक मैंने एग्जांपल दिया था, पूछा जाएगा आपसे, देखिए एक बात याद रखिएगा, करप्शन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि माना जाता है कि वर्ल्ड के हर एक कंट्री में करप्शन है। सापेक्ष तौर पे अगर तुलना कीजिएगा तो कुछ कंट्री कम करप्ट हैं, कुछ कंट्री ज़्यादा करप्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि करप्शन का कारण क्या है, बहुत बार जब मैं मॉक में बैठता था, इंटरव्यू लेता था, और या लड़कों से मेरी बात होती थी तो उनसे पूछते थे, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है कि क्या कॉज है करप्शन का। तो कुछ लोग बोलते थे सर लोग जो है ना बेईमान हो गए हैं। कुछ लोग बोलते थे सर ये जो राशन प्रणाली है ना बहुत करप्ट है। कुछ लोग बोलते थे सर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत करप्शन है। रिमेंबर, इस तरह का आंसर तो आपसे उम्मीद ही नहीं की जाती है। 44-45 विभाग है राज्यों में, और आप बोल रहे हैं कि आपूर्ति में करप्शन है, आप बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में करप्शन है। आप ये बोल ही नहीं रहे हैं कि करप्शन क्यों है, आप ये बोल ही नहीं है कि करप्शन को दूर करने का कारण क्या है, और आप एकदम हैंकी पैंकी वे में ढीला ढाला रवैया अपनाए हुए हैं और जो मन में आता है बोल रहे हैं। वैसे एक लेमैन भी ऐसा बोल सकता है, लेमैन भी ऐसा बोल सकता है। तो आपसे कैसे उम्मीद की जाती है कि कैसे आप एक जनरलिस्ट के तौर पे कैसे आप बैलेंस एटीट्यूड अपनाते हैं, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन्ड वे में बैलेंस एटीट्यूड अपनाते हुए आप किस तरीके से आंसर देंगे। करप्शन का कारण क्या है, करप्शन है क्या, करप्शन पूरे वर्ल्ड में है। रिमेंबर, चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं केवल इंडिया में करप्शन है, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लैंड में करप्शन है, यूएसए में भी करप्शन है। ठीक है, कुछ कंट्री कम करप्ट हैं, कुछ कंट्री ज़्यादा करप्ट हैं। तो उसका कारण क्या है, कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है, करप्शन का कारण क्या है। गिव आंसर, गिव द आंसर लाइक एन इनलाइटेंड पर्सन, नॉट एज अ लेमैन। मैं बार बार बताता हूं कि आपका आंसर लेमैन के तौर पे नहीं होना चाहिए, आप एक सामान्य आदमी के तौर पे नहीं आपका आंसर होना चाहिए। वहां पे आपका आंसर होना चाहिए एक अच्छे, एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जो आप हैं। तो कैसे होना चाहिए उसका आंसर, करप्शन का कारण क्या है, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग इसको पढ़े हुए हैं, आपको जस्ट उसको बैलेंस्ड वे में प्रोजेक्ट करना है। देखिए एक बात याद रखना है, जैसे ही आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपका जो असेसमेंट होगा आपके वे ऑफ आंसरिंग पर डिपेंड करता है। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है आप जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी तरह पे आपका असेसमेंट होगा। दे विल नॉट एसेस योर इंटेलिजेंस, दे विल एसेस योर पर्सनालिटी, कि किस तरीके का आपका व्यक्तित्व है। तो सब लोग, कुछ लोग पब्लिक के स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग नहीं भी स्टूडेंट होंगे तो जीएस में पढ़े होंगे, पॉलिटिकल साइंस से पढ़े होंगे कि करप्शन का मेन कॉज क्या है, मोनोपोली। सिस्टम में मोनोपोली का प्रिवेलेंस होना, डिस्क्रिशन, सिस्टम में डिस्क्रिशन आना, एकाधिपत्य, डिस्क्रिशन मीन्स विशेषाधिकार।
absence of accountability, उत्तरदायित्व का अभाव, absence of integrity and absence of transparency। इतना ही आपसे आंसर इस तरह की उम्मीद की जाती है कि करप्शन का कारण क्या है। तो आप भूल जाइए कि कोई आदमी करप्ट है, कोई आदमी बेईमान है तो पूरा सिस्टम करप्ट कैसे हो जाएगा भाई। आप जाइए किसी रिलायंस के, जियो के किसी स्टोर में जाइए, क्या वहाँ पे आपका जो अपना व्यक्तिगत जो आपका रुख है उसका आधार पे आप क्या वहाँ पे चोरी कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सीसीटीवी के अंदर में है। यू आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिव्यूड। आप अंदर सोचते हैं क्रूएल हो, क्रूर हो, क्या वैसे आप अपने कस्टमर से बात कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एकदम सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो एक व्यक्ति कैसा भी हो, उसे सिस्टम को क्या मतलब है? और केवल उस व्यक्ति, आपका आंसर तो एक लेमैन के तौर पे हो रहा है कि आप एक व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हैं पूरे सिस्टम के करप्ट होने के लिए। नो। तो आपका आंसर क्या होगा? सिस्टम में अगर एकाधिपत्य रहेगा, अगर एक ही व्यक्ति या एक ही समूह का अगर आधिपत्य रहेगा तो सिस्टम में करप्शन प्रिवेल करेगा। डिस्क्रिशन रहेगा, अगर विशेषाधिकार रहेगा, किसी एक अथॉरिटी को और आप विशेषाधिकार दे देंगे, कानून के द्वारा हो, चाहे परंपरा के द्वारा हो, चाहे किसी भी सिस्टम के द्वारा हो, तो सिस्टम में करप्शन आ जाएगा। सच्चाई है। सिमिलरली मैंने जो बताया अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरकार के द्वारा या आपके द्वारा करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन को चेक करने के लिए क्या किया जाएगा? तो आपका आंसर भी इसी पांचों के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी पांचों के इर्द गिर्द घूमेगा। रिमेंबर, एक जेपीएससी में सिलेक्शन के बाद आपका काम पॉलिसी मेकिंग नहीं होगा। यू विल बी पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव के पार्ट होने के कारण आपका काम पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होगा। तो आप ऐसा जवाब नहीं देंगे कि लगेगा कि आप हैं वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने की चाह रख रहे हैं और आपका जवाब, आपके जवाब में वो चीज आ रहा है जो विधायिका का काम है, या जो आपसे हायर अथॉरिटी का काम है। जो काम कैबिनेट का है वह चीज, उस रोल को आप अपने पर कैसे ओन कर लेंगे? तो आपका जवाब ऐसे होगा, बोलेंगे सर हम चाहेंगे सिस्टम में मोनोपोली न रहे। धीरे 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 जो सरकार का प्रावधान है, सरकार के प्रावधानों के अंतर्गत हम वहाँ पे बहुत अलग एक ही हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्लेयर्स को लाएंगे, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो। डिस्क्रिशन बोलेंगे किसी को भी आज के डेट में डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहना चाहिए, और है भी अगर तो माननीय न्यायालय के आदेश के द्वारा वह मिनिमाइज कर दिया गया है। अकाउंटेबिलिटी बोलेंगे जो सरकार ने पब्लिक सर्विस मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, सरकार के द्वारा किया गया, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है, फिक्स की गई है अंडर द स्टैट्यूट, अंडर द लॉ, कि आपको इतने दिन में वह काम कर देना है, तो करप्शन अपने आप दूर हो जाएगा। एक समय था जब आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए दौड़ना पड़ता था, जी हुजूरी कीजिए, ये कीजिए। आज क्या कर दिया बिहार में, अब देख देंगे और जगह भी, सेंटर में भी, बहुत जगह झारखंड में भी पब्लिक सर्विस मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है। मीन्स अगर उस निर्धारित समय सीमा के अंदर आपको वह सर्विस नहीं दी गई तो सर्विस नहीं देने वाले प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और होती है कार्रवाई। तो अकाउंटेबिलिटी आ रही है सिस्टम में। इंटीग्रिटी कैसे आएगा? ये सभी जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटीग्रिटी कैसे आएगी? आपका जो अपना ट्रेनिंग, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, जो आपका अपना परवरिश है, या जैसा आपका माहौल मिल रहा है, उसको और रिफाइन किया जाए, रिमेंबर आपसे उम्मीद की जाती है कि यू शुड बी एन ऑफिसर ऑफ हाई इंटीग्रिटी,
हाई इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या है? जैसे मैं बता रहा हूँ, सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। सपोज दैट सरकार के द्वारा आपको अलॉटमेंट दिया गया, बोला गया कि आपको 1 लाख रुपया अलॉटमेंट दिया जा रहा है। किस मद में? बोला जा रहा है कि यह जो है ना, आप बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आप खर्च करेंगे। और आपने क्या किया? आर्बिट्रेरीनेस का यूज करते हुए, स्वेच्छा प्रवृत्ति का आपने आगे बढ़ाते हुए आपने इस पैसा का यूज कर लिया गाड़ी चलाने में। माने बालिका प्रोत्साहन योजना का जो टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने फॉलो किया ही नहीं, और आपने क्या कर दिया? ऑफिस में चाय पानी पीने में, गाड़ी चलाने में, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं करेंट एक्सपेंडिचर, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उसको न खर्च करके आपने उसको करेंट एक्सपेंडिचर पे कर दिया। तो क्या माना जाएगा कि आप में इंटीग्रिटी का अभाव है, इसलिए ऐसे केसेज में क्या होता है, जब ऑडिट होती है तो पकड़ा जाता है, पकड़ में आता है और उस पर कार्रवाई की जाती है। तो सिस्टम में वो चीज है कि लूपहोल को कैच के, लूपहोल को पकड़े। ट्रांसपेरेंसी, अब हर जगह ई ऑफिस आ रहा है, ई ऑफिस मैकेनिज्म हो रहा है, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आप आरटीआई है, आरटीपीएस है, हर जगह ही सब है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपने कुछ भी आपसे पब्लिक डोमेन में आप हर चीज डाल देंगे, झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट है, हर स्कीम वेबसाइट पर है, कोई ऐसा काम नहीं होगा, चाहे रोड बने, चाहे बिल्डिंग बने, चाहे कुछ बने, उसके लिए पेपर में टेंडर आएगा, ओपन टेंडर होगा, पब्लिक को पता होना चाहिए कि सरकार कौन सा काम करने जा रही है। तो ट्रांसपेरेंसी है। सरकार गोपनीय ढंग से, गुपचुप ढंग से कोई काम नहीं कर सकती, चाहे वो जेपीएससी में नियुक्ति हो, चाहे सरकार के द्वारा रोड बनाया जाना हो, या सरकार के द्वारा बिल्डिंग बनाया जाना हो, या सरकार के द्वारा अस्पताल में डॉक्टर्स की नियुक्ति की जानी हो, गोपनीय ढंग से कुछ नहीं होना है। तो जब सिस्टम में मोनोपोली नहीं रहेगी, डिस्क्रिशन नहीं रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, इंटीग्रिटी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो क्या करप्शन धीरे धीरे दूर नहीं होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर फिर भी करप्शन क्यों है? तो मैंने आपको बताया, रिमेंबर, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। समस्याओं को दूर करने के लिए उतना ज़्यादा अगर आप उतावला हो जाएंगे तो समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। उसके लिए आपको धीरे 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 बहुत ही सोच कर उसको आप दूर कर सकते हैं। अब बिहार में जैसे कि प्रोहिबिशन है, शराब मद्य निषेध है, लोग बोल रहे हैं कि सर प्रोहिबिशन के बाद भी शराब बिक रहा है। रिमेंबर, शराब बिक रहा है ठीक है, लेकिन वो समस्या किसकी है? वह किसी व्यक्ति विशेष की अपनी अपब्रिंगिंग की समस्या है, उस व्यक्ति विशेष की अपनी समझ की समस्या है। जो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन सरकार ने जो मद्य निषेध किया, जो शराबबंदी किया है, वह तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। वहाँ की महिलाएं बहुत खुश हैं, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। धीरे धीरे तो सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी जैसे बिहार में किया गया, तो क्या आप ये उम्मीद करते थे कि शराब का लोग पीना छोड़ देंगे? नहीं। लोगों की संस्कृति में सुधार एक दिन का काम नहीं है। लोगों में संस्कृति का सुधार केवल सरकार का ही काम नहीं है, यह समाज का भी काम है। रिमेंबर, हम लोग दोष सीधे सरकार को दे देते हैं। सरकार को दोष देना बहुत आसान चीज है, दोष तो हम खुद को दें। आप जाइए, स्वच्छता के लिए सरकार इतना बड़ा काम, इतना अच्छा काम कर रही है। मुझे याद है ओपन डेफिकेशन फ्री स्कीम है, ये खुले में शौच से मुक्त समाज बनाने की बात है, सब कुछ है। रेलवे स्टेशन जाइए, आपको लगेगा कितनी सफाई हो गई। जो आप लोग देखेंगे कि 2014 से पहले कितनी गंदगी रहती थी, और आज रेलवे स्टेशन आपको लगेगा एकदम चमक रहा है। फिर भी आप जाइए राजधानी ट्रेन के अंदर में, आपको लगेगा बेसिन में एकदम लगता है कि लोग थूक फेंके हुए हैं, गंदा किए हुए। क्यों? क्या इसमें सरकार दोषी है? नहीं, हमको खुद में सुधार लाना चाहिए। अगर हम खुद को नहीं सुधार रहे हैं तो सरकार को दोषी ठहराए क्या करेंगे? और रिमेंबर, आप लोगों में बहुत पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होंगे, गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाती है।
गवर्नमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाती है कि आप सशक्त हों, आप अच्छा बने। गवर्नमेंट इज नॉट अ कोअर्सिव इंस्टीट्यूशन इन नाउअडेज। आज के ज़माने में जहाँ पे लेसेस फेयर गवर्नमेंट का ज़माना है, जहाँ पे बोला जाता है दैट गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट विच गवर्न्स द लिस्ट, उस सरकार को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सबको विवश करे। ये तो समाज का काम है कि लोगों को बताए कि मत थूको रोड पे, स्वच्छता के मापदंडों को पालन करो। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, वो लोग इतना साफ सुथरा कैसे रहते थे? आपके झारखंड में जो आदिवासी कल्चर है, माना जाता है स्वच्छता के मामले में इतना एक आदर्श माने जाते हैं। वो क्यों? उनके अंदर वो इनबिल्ट टेंडेंसी है, वो लोग गंदे रह ही नहीं सकते हैं। उनका घर द्वार इतना चमकता रहता है, कभी कभी फोटो आता रहता है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, देखिए कि कितना नेचुरल इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, कितनी साफ सुथरा है। गंदे कौन रहते हैं? गंदे कौन लोग हैं? जिन्होंने धीरे 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 ग्रेजुअली अपनी संस्कृति को नहीं समझा है और वो अपने आप को परवर्टेड कर लिए है। तो सरकार को दोष देना गलत काम है, पहले अपने आप को हम सुधारें। तो वही मैं बता रहा था कि यही है इंटीग्रिटी। जिस सरकार में, जिस सिस्टम में ये इस सब पे काम हो रहा है, तो सिस्टम से करप्शन धीरे धीरे दूर होगा ही। और आपको लग रहा होगा कि करप्शन जितना इंडिया करप्ट 1990 में था, मैंने प्री 1991 में प्री ग्लोबलाइजेशन, प्री इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और आज जितना करप्ट, दोनों में जमीन आसमान के अंदर है। पहले क्या होता था, एक करप्ट व्यक्ति को ट्रैप करना आसान काम नहीं था। आज क्या है, एक करप्ट व्यक्ति को हमेशा डर लगता है, लगा रहता है वो कभी ट्रैप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया है कि आप पकड़ में आ ही जाएंगे। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी है। चाहे आप प्रधानमंत्री जन धन योजना का देखिए, आप UIDAI का देखिए, बैंक के अकाउंट को लिंक कर दिया गया आधार से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिशियरीज को लिंक करने के कारण कई राज्यों में करोड़ों फर्जी पेंशनधारियों को निकाल दिया गया है। तो सिस्टम सुधर तो रहा ही है। आखिर सिस्टम सुधर रहा है तभी तो आज माना जाता है कि अगर आधार का एक भी डिजिट, अगर एक आधार नंबर दो बेनिफिशियरी का अकाउंट में जाए तो अपने आप पकड़ में आ जाता है कि इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, इस व्यक्ति को इस स्कीम से फायदा मिल चुका है। तो मैं वही बताना चाह रहा था कि कैसे समझिए, ये हुआ आंसर। यू आर गिविंग आंसर लाइक अ जनरलिस्ट। एक सामान्य तौर पे आपको हर चीज का नॉलेज है। आप वो स्पेसिफिक के तौर पे मत दीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है जवाब करप्शन का कारण क्या है, आप अड़ गए हैं उस पर, सोशल सिक्योरिटी पर, हेल्थ पर, ट्रांसपोर्ट पर। ये तो एक 44-45 डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। तो इसलिए मैं जो बताता हूं, धीरे धीरे हम क्लास लेते रहेंगे। एक बात समझिएगा कि जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन का जवाब जो होना चाहिए वह कैसे होना चाहिए, यह मैंने आज बताया आपको। उसका हम कुछ आपको मंत्र बता रहे हैं, कुछ फार्मूला बता रहे हैं। यू हैव टू बी नेचुरल। नेचुरल का मीनिंग क्या है कि लग जाए इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को कि जो आप जवाब दे रहे हैं आप वैसे ही हैं, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। आप आइडिया को बोरो करके, आप आइडिया को कहीं से उधार लेकर नहीं जवाब दे रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। एकदम नेचुरल आंसर दे दीजिए और नेचुरल आंसर झलक जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको वॉच करते हैं ना। मैंने इंटरव्यू का डिफिनेशन शुरू में बताया था, दे आर जस्ट वॉचिंग यू। वो आपको देखते हैं, आपसे वार्तालाप करेंगे और वॉच करते हैं। जैसे नहीं वो जो शादी के लिए लड़का या लड़की जब लोग देखे जाते हैं तो वो आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वो आपको वॉच करते हैं। तो यही यहां भी वही चीज है। यू हैव टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ लाइक अ सेल्स पर्सन, और जो आपकी एबिलिटी है उस एबिलिटी को आप ऐसे सेल कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो माना जाएगा कि यू आर अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। आप देखते होंगे आजकल जो क्रेडिट कार्ड वाले सब दिल्ली में जाएगा, जगह जगह लड़कियां सब कुछ लोगों को चाहती, कन्विंस करके चाहती कि क्रेडिट कार्ड ले लें। और क्यों? उनमें अंदर
माना जाता है बैंक वालों को कि ये अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकती है। रिमेंबर, तो आपका ही पर्पस वही है कि आप नेचुरल वे में जवाब दीजिए, नेचुरल, 100% नेचुरल, नथिंग बोरोड। लगे नहीं कि कुछ ने आपने बोरो कर लिया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यह 1 दिन 2 दिन की चीज़ नहीं है। आप बचपन से एकदम मान के चल चुके हैं कि अरे हम तो कम्युनल माइंडसेट के हैं ही, हम इस माइंडसेट के हैं ही, हम करप्ट रहेंगे ही, हम बदमाश रहेंगे, अपराधी मानसिकता के हैं ही, हम क्रूएल हैं ही। तो रिमेंबर, वो झलक जाएगा वहाँ पे। तो धीरे 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 अभी समय है, आप अपने पर्सनालिटी में वैसा डेवलपमेंट ले आइए कि एक बैलेंस्ड डिसिप्लिन्ड वे में आप जवाब दें, नेचुरल वे में, नेचुरल होना चाहिए। दूसरा जो मैं बताता हूं बार बार कि यू हैव टू बी न्यूट्रल, नेचुरल एंड न्यूट्रल। और न्यूट्रल के साथ साथ आपको अपॉलिटिकल, देखिए हम लिख रहे हैं अपॉलिटिकल, इसका मीनिंग क्या है? देखिए न्यूट्रल एकदम पूरी तरीके से निष्पक्ष रहिए। अपॉलिटिकल मीन्स नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे झारखंड में 2024 में चुनाव होगा, ठीक है, 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है, या अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। पूछा जाएगा आपसे कि आप 2024 के चुनाव में किसको वोट देंगे। रिमेंबर, इस क्वेश्चन का मैंने शुरू में बताया था ना कि यू हैव टू बी वाइज। जो चीज़ आपको बता रहे, जो डिफरेंट पैरामीटर्स बता रहे हैं, सभी को एक साथ मिला के आपको जवाब देना है। अगर आप ऐसा आंसर देंगे जो आपके मन में आया कि सर मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, सर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दूंगा, सर मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, सर मैं राष्ट्रीय जनता दल को वोट दूंगा, तो रिमेंबर, एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर से इस तरह के आंसर की उम्मीद नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि आपने आंसर तो सही बताया होगा, लेकिन आप किस प्रिंसिपल को आप वायलेट कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ विजडम को, प्रिंसिपल ऑफ टैक्ट को। आप व्यवहार कुशल नहीं है। रिमेंबर, आपका हर आंसर जो होना चाहिए, जो भी आंसर आपको होना चाहिए, दैट शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ये मैं बार बार बताता हूँ, आपका हर एक आंसर जो होगा वह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अधीन, बिकॉज इंडिया का कोई भी काम होता है वह कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही गाइडेड होता है। तो इसमें क्या क्या है? सेकुलरिज्म, इसमें क्या क्या है? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सोशलिज्म, ये सब कुछ है। अगर आप इसे इतर आंसर दे देंगे तो समस्या हो जाएगी। इसी में कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो है कि गुप्त मतदान होती है इंडिया में, गुप्त मतदान की प्रणाली है। आप कैसे जवाब दे देंगे कि हम किसी इस पार्टी को वोट देंगे या इस कैंडिडेट को वोट देंगे? आपका आंसर सिंपली क्या होना चाहिए, एक वुड बी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, कि सर हम आने वाले चुनाव में अपने वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और चूंकि इंडिया में गुप्त मतदान की प्रणाली है, अतः हम किसको वोट देंगे उसका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा या संविधान सम्मत नहीं होगा। रिमेंबर, आपके इस आंसर के बाद भी इंटरव्यू बोर्ड के कुछ मेंबर्स होंगे जो आप ग्रिल करेंगे, आपसे 5 बार 6 बार 10 बार पूछेंगे। उनको लगे कि इनको ऐसे ग्रिल करते रहो कि कहीं बोल दे लास्ट तक कि इनके अंदर वो इंटीग्रिटी है कि नहीं। इसी मैंने शुरू में बताया इंटीग्रिटी, कि यह अपनी बातों पर माने इनके अंदर वो सत्यनिष्ठा है कि नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप शुरू में तो अच्छा जवाब दिए और लास्ट में आते आते बोले सर आप पूछ रहे तो मैं बताता हूँ कि मैं इस पार्टी को वोट दूंगा। तो ये समस्या हो जाती है। आपको अडिग रहना है कि नो सर, आई कैनॉट डिस्क्लोज हु आई एम गोइंग टू वोट फॉर। तो यही चीज मैं बता रहा था आपको कि कैसे न्यूट्रल भी हैं आप और कैसे अपॉलिटिकल भी हैं भी आप। यू हैव नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स। एक याद होगा आपको, या आप देखते भी होंगे, चुनाव इंडिया का भारत निर्वाचन आयोग हर चुनाव में बहुत अच्छा मैकेनिज्म डेवलप करता है, इंस्टॉल करता है, और वो उसको अच्छी तरह से चुनाव भी कराता है। इंडिया की जो चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, माना जाता है दुनिया में कि बहुत ही सक्षम चुनाव आयोग, बहुत कॉम्पिटेंट चुनाव आयोग है। लेकिन आरोप लगता रहता है, और कभी कभी क्या होता है कि चुनाव आयोग ने जो मैकेनिज्म डेवलप किया, जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म डेवलप किया,
और पब्लिक में एक परसेप्शन बन गया कि इस पार्टी को हराने के लिए चुनाव आयोग मैकेनिज्म डेवलप कर रही है और वही पार्टी जीत जाती है। रिमेंबर, इसमें चुनाव, यह जो पब्लिक का परसेप्शन है तो किसकी गलती है? पब्लिक गलती है। तो जेम्स माइकल लिंगदोह एक बार इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे और उन्होंने जब चुनाव हो गया तो जो पार्टी जीती तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्हें बहुत अच्छा आंसर दिया। बोले कि देखिए, बीइंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर माय ड्यूटी इज टू इन्फोर्स द मैकेनिज्म व्हिच विल इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Those who have to win will win. I don't know who is going to win. It is not my duty to decide who is going to win. जिसको जीतना है जीतेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा पर्पस है फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। तो आप लेमैन की तरफ परसेप्शन मतलब डेवलप कर लीजिए कि इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। रिमेंबर, सच्चाई कोसों दूर होती है, जो परसेप्शन जो बाहर बन के आता है कोसों दूर होती है। क्योंकि हम बहुत निर्वाचन से जुड़े हुए रहे हैं, मैंने देखा है खुद, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, पब्लिक की परसेप्शन बन जाता है या कुछ लोग आगे आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे प्रशासन जो है ना इसको जिताने का काम करिए। रिमेंबर, ऐसा नहीं होता है। प्रशासन की अपनी ही प्रतिष्ठा खतरे पर लगी रहती है। जी, प्रशासन तो भरसक कोशिश करती है कि चुनाव इतना निष्पक्ष हो कि बाद में अगर ये मामला आगे बढ़े तो प्रशासन को कोई दिक्कत न हो अपने आप को डिफेंड करने में। प्रशासन कभी गलत नहीं करती हो। एक बात याद रखिएगा, चुनाव के समय में सरकार माने जो मशीनरी है, जिला का जो मशीनरी है, दे आर नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, दे आर टोटली अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, चाहे इलेक्शन ऑफिसर हो, चाहे कोई मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, या फ्लाइंग स्क्वाड के मेंबर्स हों, या आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स हो, या कोई भी हो, दे आर 100% अंडर द कंट्रोल एंड कमांड ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ हो, क्या वह किसी कैंडिडेट या किसी पार्टी के पक्ष में काम कर सकता है? नेवर एवर, कभी ऐसा नहीं। क्योंकि हमने 10-12 साल में खुद ही हम 5-6 चुनाव में तो देख चुके हैं, बहुत क्लोजली जुड़े रहे। संभव नहीं है कि ये संभव ही नहीं है कि प्रशासन का कोई भी अंग किसी पार्टी के पक्ष में काम करे या किसी कैंडिडेट के पक्ष में करे। हाँ, बोला जाता है क्या कि ठीक है, प्रशासन ने जागरूकता उत्पन्न कर दिया। आजकल स्वीप होता है, सिस्टमैटिक वोटर इलेक्टोरल एजुकेशन प्रोग्राम, कि नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न किया जाए, खूब अधिक संख्या में वोटिंग हो, जरूरी भी है। अगर अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग होती है तो जो कैंडिडेट जिसकी ज़्यादा वहाँ पे प्रिवलेंस होगा, जिनकी पॉलिसी ज़्यादा प्रिवलेंट होगी, लोगों का आकर्षण लेगा, वो कैंडिडेट जीतेगा। जिसको जो अपना विचार रखना है रखे, उसे क्या दिक्कत है। प्रशासन का काम है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करे, अधिक से अधिक लोगों को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करे। तो अच्छी बात है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि योर आंसर शुड नेवर बी लाइक अ लेमैन। मैंने बताया आपका आंसर क्या होना चाहिए? नेचुरल। आप इस तरह से विचार के हैं कि प्रशासन का अंग कभी भी किसी भी कीमत पर कभी भी इलेक्शन कमीशन के प्रावधानों के उलट काम नहीं कर सकता है। यह आपकी नेचुरल टेंडेंसी है। अदरवाइज आपके अंदर वो टेंडेंसी है कि अरे करता ही होगा, कौन जानता है। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है, क्योंकि हम तो खुद 10-12 साल से जुड़े हुए इससे, ठीक है ना। और इसको थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा, न्यूट्रल एंड अपॉलिटिकल, ये आप मीनिंग समझ गए होंगे। सिमिलरली जो आपका आंसर, योर आंसर शुड बी इन अपबीट मूड। अपबीट मूड क्या होता है? बहुत ही जॉली मूड में, इंथुजियास्टिक मूड में आपका आंसर होना चाहिए। लगे कि योर बॉडी एक्सप्रेशन, रिमेंबर आप जो जवाब देते हैं, आपका बॉडी एक्सप्रेशन जो है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, वो बहुत अधिक इंपैक्ट डालता है इंटरव्यू बोर्ड के पैनलिस्ट पर। वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपबीट मूड में नहीं है, लग रहा है कि एकदम क्वेश्चन आंसर आप कहीं से बोरो करके लाए हैं और आप किसी तरीके से जवाब दे रहे हैं, तो गलत प्रभाव पड़ता है। योर ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन, योर वे टू प्रेजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो काइंडली माइंड दिस पॉइंट। उसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो है कि यू शुड बी कैंडिड। ये चीज हम हमेशा बताते हैं, यह 5 पॉइंट फार्मूला है। 5 पॉइंट कैंडिडेटम आपको स्पष्ट वायता होना चाहिए, सच्चाई पे अडिग रहना चाहिए। सच्चाई क्या, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा, वैसा जब माहौल बनेगा। अब सच्चाई ऐसे क्या है? रिमेंबर, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है,
क्या यह वार है? नो वन नोज। रसिया का अपना स्टेटमेंट है कि नो, इट इज सिंपली स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ रसिया against Ukraine. It is not against Ukraine. It is not a war initiated by the Russia against the Ukraine. अब बताइए दूसरा, क्या यह रसिया, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आप देखेंगे, जब माननीय प्रधानमंत्री से बात हुई थी रसिया के राष्ट्रपति का, तो देखिए उस स्टेटमेंट पढ़िएगा, उसमें है कि इट इज एन इशू बिटवीन रसिया एंड नाटो। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। तो आपका जो विचार, आपका जो आंसर है, इन्हीं तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। रिमेंबर, हम बार बार बोलते हैं कि योर आंसर शुड बी फैक्ट बेस्ड, एनालिटिकल, फैक्ट बेस्ड, तथ्यों पर आधारित। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया, जो पीआईबी ने रिलीज किया, या ट्विटर, आजकल तो ट्विटर का जमाना है, हर चीज़ आ जाता है, कुछ भी छुपा हुआ आपसे नहीं हो, उसमें लिखा हुआ है इट इज एन इश्यू बिटवीन रसिया एंड नाटो। एनालिसिस आप कीजिए, चूँकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप जीएस पढ़ते हैं, आप सब कुछ पढ़ते हैं, तो आप एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। आप क्या उसका खतरा है, इंडिया ने ऐसा स्टैंड क्यों लिया, ये सब आप अच्छी तरह। योर आंसर शुड बी फैक्ट बेस्ड, योर आंसर शुड नेवर बी लाइक अ लेमैन। लेमैन की तरह से आंसर आप कभी मत दीजिए कि इंडिया को चाहिए कि एकदम लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसको चाहिए कि अभी विश्व गुरु की तरह आकर खुलेआम बोलता कि नहीं युद्ध गलत हो रहा है। अरे युद्ध तो है ही नहीं अभी, ये खुलेआम बोलता संयुक्त राष्ट्र संघ में कि नहीं रूस ने जो किया गलत किया है, तो फल क्या होता बाद में? आज के डेट में संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में एकमात्र रूस ही ऐसा कंट्री है जो इंडिया के फेवर में वीटो का यूज करता है। तो क्या इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट से खिलवाड़ कर ले? नहीं। तो इसी को बोलते हैं कि यू शुड बी टैक्टफुल, यू शुड बी वाइज, यू शुड नॉट बी ए स्पेशलिस्ट, योर आंसर शुड बी लाइक अ जनरलिस्ट। धीरे धीरे अब जैसे जैसे क्लास हम लेंगे, आपको हम बताते चलेंगे कि आपको कैसे जवाब देना है। आज जो मैंने आपको बताया उससे आपको एक वो डिसिप्लिन आप में डेवलप हो गया होगा, इसको आप फॉलो कीजिएगा अच्छी तरीके से। रिमेंबर, आगे हम बताएंगे कि किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो 44-45 डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट्स का जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज है, उसको कैसे हम लोग अच्छी तरीके से पढ़कर और जवाब देंगे। ठीक है, और हर चीज़ में, हर जगह जो मैंने बताया आपको, यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी अपॉलिटिकल, आपको अपबीट मूड में और कैंडिड होकर फैक्ट बेस्ड एनालिटिकल आंसर देना है। ओके, थैंक यू सो मच।